तो हम बात कर रहे थे कि सेंटर्स के और स्टेट के बेसिकली क्या कंसर्न्स और क्या लोअर हेड होते हैं जब बीएसएफ जुरिस्डिक्शन या सीएपीएफ जुरिस्डिक्शन की बात होती है इन दी बॉर्डर एरियाज ऑफ द बॉर्डर स्टेट। सो बेसिकली इसको हम नाम देते हैं कि स्टेट ऑटोनॉमी वर्सेस सेंट्रलाइजेशन और नेशनल सिक्योरिटी बाय द सेंटर। तो इसमें स्टेट की ऑटोनॉमी में स्टेट यही कहते हैं कि आप हमारे जो है जुरिस्डिक्शन में आप उसको काट रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, और हमारे पास जो अ, उस एरिया के अंदर बेसिकली जो एग्रीकल्चर फार्म्स हैं उनको, जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उनको दिक्कत आएगी फार्म प्रैक्टिसेस करने के अंदर। और बेसिकली जो वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं उनको उन पे हमारा जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। लेकिन सेंटर का और जो सीएपीएफ है बेसिकली इनका यही स्टेटमेंट होता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ऐसे स्टेट्स हम देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन होता है, ट्रैफिकिंग होती है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं, और उसके बाद जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये रीजंस होते हैं इसको ठीक। ओके। करने के। दो इसमें रीजन मेनली है कि 50 किलोमीटर्स के अंदर में जो भी रेडियस है उसमें एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते हैं कि मैक्सिमम मॉनिटरिंग हो इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर में और लॉ एंड ऑर्डर पर क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉवरेंटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एरिया है कि स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि भाई 50 किलोमीटर का बाउंड्री का अगर अंदर में अगर उनका जुरिडिक्शन बढ़ जाएगा तो स्टेट पुलिस का जो जुरिडिक्शन है वो तो कम हो जाएगा ना। तो इस पर एक इशू रहता है हमेशा बिटवीन द फेडरल इशू एक तरह से स्टेट का भी और बीएसएफ और आईटीबीपी और एसएसबी का भी। ये एक दो कारण। 2000 नोट इट इज ओनली 9,700 करोड़ बस। फिलीपींस सेट अप न्यू मॉनिटरिंग बेस इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में तीन इंपॉर्टेंट आइलैंड्स का नाम हमेशा रहता है। स्कॉर्बोरो हो गया, स्पार्टली हो गया, और एक और प्रवेश बता दें। तो उस पर इशू होता है, आर्टिफिशियल लैंड का इशू है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल रहता है अक्रॉस द रीजन अराउंड द आइलैंड। और वो हेल्प होता है विथ रिस्पेक्ट टू द कंट्रीज कि वो कैसे मैक्सिमम वो फिशिंग कर सकते हैं वो एरिया में, और उनका जो भी रिसोर्सेज होगा वो उन्हीं का रिसोर्स होगा। तो इस पर ही एक तरह से सॉवरेंटी इशू का प्रॉब्लम होता है विद विद इन द रीजन साउथ चाइना सी बिटवीन मेनी कंट्रीज। वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान, ताइवान, चाइना एक्सेट्रा। तो हर कोई चाहता है कि सिर्फ ट्रैकिंग करे और रडार यूज़ किया जाता है और फिर सबमरीन यूज़ किया जाता है। तो तो यहाँ पर जो आइलैंड्स है बेसिकली 250 करीब आइलैंड्स हैं, और जो तीन प्रोमिनेंट हम बार बार सुनते हैं उनका नाम है पार्सल, पराटा, पार से टाटा और स्पार्टली। yes। तो इंडियन चेस प्लेयर अभी वर्ल्ड में अभी जा रहे धीरे धीरे से थर्ड रैंक है इंडिया टॉप 10 जीएम का। तो प्रज्ञानंद अभी हाल फिलहाल में चैंपियंस जो लीग हुआ था उसमें उन्होंने सेकंड लाया था। और विजित गुजराती 27 ईयर्स के साइड वाले, उनका भी इंडिया में सेकंड रैंक पर अभी रेटिंग उनका। तो और वीमेन जीएम फेमस कोनेरू हम्पी, जिनका इंडिया में फर्स्ट रैंक है विमेन में। तो एक दिया हुआ है इसमें सबका रैंकिंग दिया हुआ है, एक तरह से पॉइंट्स दिया हुआ है। तो औषिक मतलब कोई सिस्टम का मतलब कोई टर्म स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं हम इसके लिए, कुछ होता है? किसमें? मतलब ये जो आप बोल रहे हो रैंक कैलकुलेशन, मतलब रैंक रैंक क्या होता है? कैलकुलेट कर। रेटिंग होता है। हर रीजन को रेटिंग मिलता है, अगर जीतते हो लगातार मैच हायर रेटिंग से जीतते हो तो रेटिंग स्टार्ट होता है 800 से लेकर 2851 है हाईएस्ट अभी तक में। 1860 से जो भी आज तक रेटिंग हुआ है उसके हिसाब से तो मेरा तो 1800 के आसपास है। लेकिन इन लोग का बहुत ज़्यादा हाईएस्ट सिर्फ 2600 के ऊपर में टॉप माना जाता है एलिट इन चेस। जीएम होता है, ग्रैंड मास्टर हो गया, नीचे में इंटरनेशनल मास्टर हो गया। तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 100 पहुंच जाएगा, 70-80 के आसपास ग्रैंड मास्टर अभी तक में। तो ओवर द ईयर्स
तो प्रोड्यूस जल्दी जल्दी हो रहा है ग्रैंड मास्टर, पहले धीरे धीरे होता था। दिस शोकेसेस जो मेंटल कैपेबिलिटी है और जो एक इच्छा है सीखने का एक गेम में, वो बढ़ते जा रहा है ओवर द ईयर्स। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आए थे एक साल पहले इनॉग्रेशन। तो इंडियन हॉकी भी इम्पोर्टेंट है इसमें, गेम थ्योरी। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड। PM pitches for India as a host for 2028. This is we have discussed. तो इसमें important word green credit initiative. And recently UAE has stated $30 billion का जो फंड वो मिला है क्लाइमेट फाइनेंस में। और जो एग्जिस्टिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड जो बात हुआ था ग्लोबल, तो वो 2009 में हुआ था बात कि $100 बिलियन दिया जाएगा बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, वो एक्सपायर हो जाएगा 2025 के, और 2025 के बाद से $30 बिलियन का स्टार्ट होगा जो अभी डिसाइड हुआ। तो हाईएस्ट ऑयल रिजर्व किसके पास है वर्ल्ड में मानसी? हमेशा हम लोग बात करते हैं सऊदी अरेबिया, इसका वेनेजुएला। वेनेजुएला। तो वो इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि वेनेजुएला वाज हाईएस्ट, हाईएस्ट नहीं बोला सॉरी, लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, लेकिन वहां पर भी इशू है, मतलब गरीबी का भी इशू है, और साथ ही साथ माइग्रेशन इमिग्रेशन हो रहा है, आउट, हाँ आउट माइग्रेशन। तो हाँ, सो वहाँ पे हमें हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है, जो उनका रेवेन्यू, वो सिर्फ मतलब पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के उससे ही जनरेट करते हैं वो लोग। तो उसमें अगेन अगर वो यूएसए को मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते थे, तो बट यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए, तो दैट्स व्हाई दे आर सीइंग हाइपर इन्फ्लेशन। यस, 300 बिलियन बैरल मेनली लोकेटेड इन ओरिनोको बेल्ट। ओके, ओरिनोको बेल्ट में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला में। जुडिशियल कस्टडी वी डिस्कस्ड, पुलिस कस्टडी, डिफेंस। मोस्टली हम ये ऊपर भी ले सकते हैं, सिटी फॉरेस्ट की बात कर सकते हैं कहाँ पर ये वाला? इसके ऊपर, ओनली इसके ऊपर। 21% ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इन सदर्न रिज। सदर्न रिज कहाँ पर? और ये न्यू दिल्ली की बेसिकली बात हो रही है। अरावली हिल्स की जो हम्म, रेंज है हम्म, उसकी बात की जा रही है कि किस तरीके से जो साउथ दिल्ली से शुरू होता है और बेसिकली अलवर राजस्थान तक गुड़गांव होते हुए जो रास्ता जाता है, बेसिकली यहाँ पे अरावली रेंजेस की जो अरावली हिल्स की जो रेंजेस हैं उनको पूरा तरीके से मतलब डिमोलिश किया गया है कंस्ट्रक्शन पर्पजेज के लिए। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनका भी उल्लंघन यहाँ पे हो रहा है और एनक्रोचमेंट देखी जा रही है बार बार इन अरावली हिल्स के अंदर। और साउदर्न रिज कवर करता है अराउंड 6200 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड। तो एनजीटी का इसमें रोल आ जाता है। दूसरा जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका रोल आ जाता है कि किस तरीके से वो एनक्रोचमेंट को हटाएं, टाइमली एक्शन लें। और जो सिविल सोसाइटी है बेसिकली जो वहाँ के जो बाशिंदे हैं वो भी किस तरीके से कम्युनिटी फॉरेस्टिंग कर सकते हैं इस चीज़ को बचाने के लिए, बिकॉज ये हमारा नेचुरल बैरियर भी है फ्लड कंट्रोल का भी, और क्लाइमेट मतलब जो हमारा जो रीजनल रेनफॉल पैटर्न होता है उसमें भी इसका काफी योगदान रहता है। यस। ग्राउंड वाटर मोस्ट एक्सप्लॉइटेड एट दिल्लीज VIP एनक्लेव्स। प्रवेश। हाँ, तो बेसिकली दिस शोज दैट actually in the VIP enclave the groundwater is mostly used because of uh, मल्टीपल पर्पसेस। वहाँ पे गार्डनिंग में भी इसका यूज होता है, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वहां पर भी होता है। और दूसरा ये कि मतलब वहां पर इतना ज्यादा आप बोल सकते हो कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं देखे जाते जब हम बात करते हैं दूसरे एरियाज की। ओवर एक्सप्लॉइटेड है।
रीजन में। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी की हाँ, बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव। स्टैट्यूटरी बॉडी है हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के अंडर। और ये बेसिकली अपनी एक एनुअल रिपोर्ट भी निकालती है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के ऊपर। और इसकी जो रिपोर्ट है जो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उसके हिसाब से ये है कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटर। और सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होता है वो एग्रीकल्चर 81%, इंडस्ट्रीज 13%, और उसके बाद जो हाउस होल्ड जो बच जाते हैं उसको यूज कर लेते हैं। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को किस तरीके से रोके, एग्रीकल्चर में हमने कई बार बात की है कि ड्रिप इरिगेशन की, और उसके बाद जो है वाटर सेविंग क्रॉप्स हम कर सकते हैं, शुगर केन और जो राइस है उसका बेसिकली हम अ, उसकी टेक्निक्स कर सकते हैं। और उसका उसके बाद जो फर्टिगेशन है उसको यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में बात है तो इंडस्ट्री में जो हमारा जो रीयूज ऑफ वाटर कर सकते हैं। और जो हाउस होल्ड है वहां पर बेसिकली हम डिजिटल स्मार्ट मीटर्स कर सकते हैं, जिससे कि जो खपत है पानी की वो ज्यादा ना हो, और टैक्सेशन भी उसका यूज हो ताकि डेटरेंट करे और लोग ज्यादा उसको ना निकालें। और बेसिकली जो समर सीवल्स होते हैं जिससे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो भी उसके ऊपर भी जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल करें। और गृहा कोड के अंदर जो पानी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो हमारे डीलर्स यूज करते हैं उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो बाय दी जल डिपार्टमेंट। ओके। नेवी चीफ सेंटर टू डिसाइड ऑन स्केलिंग डाउन मिलिट्री प्रेजेंस इन मालदीव्स। तो ये आ चुका एक तरह से कि हमें कम करना चाहिए। तो मालदीव्स में क्यों इम्पोर्टेंस मिलिट्री प्रेजेंस इंडिया का, प्रवेश? क्योंकि हमारे वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बेसिकली चल रहे हैं, उसके बाद पोर्ट डेवलपमेंट भी हमारी चल रही है, जैसे कि हनी मधु प्रोजेक्ट की भी हमने बात की थी, एक जो प्रोमिनेंट वहाँ पर है। तो मिलिट्री बेसिकली उनको मिलिट्री मिलिट्री वो तो प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन मिलिट्री प्रेजेंस क्यों है? तो इसमें यही अच्छा दिया हुआ है। इवैक्यूएशन में काम आता है कभी कभी, फिर डिटेक्ट द इलीगल एक्टिविटीज इन द मैरीटाइम डोमेन इंडियन ओशन रीजन में। तो वो ओके, उसके के लिए। मैरीटाइम हम्म, सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद हाँ। कोस्टल सिक्योरिटी हो गया, इंडियन ओशन पैसिफिक में जो हमारा इंडिया की चाइनीज जो रोल। सिक्योरिटी है उसका हो गया। ये सब है ना, ये तो कोई यहाँ पर आ गया। इंडो हम्म। पैसिफिक रीजन में चैलेंजेस कैसे? IUU फिशिंग। IUU फिशिंग क्या है? करो ना काइंडली सर्च। आई थिंक ड्रग दिस इज रफ। अनलॉफुल फिशिंग, इंटरनेशनल अनलॉफुल, इस तरीके कोई ठीक होता है, है बिल्कुल। करना यू कैन सर्च। इलीगल माइग्रेशन, रॉबरी, पायरेसी एक्सेट्रा, और चाइनीज प्रेजेंस। इसको काउंटर करने के लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया जो मिलिट्री प्रेजेंस। So, Oshik, the meaning of IUU is international illegal, unregulated and uh, unreported fishing. तो बेसिकली वही है, इलीगल जो फिशिंग होती है वो। ठीक है, इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड। अच्छा, की टर्म है, इसको लिख लेना चाहिए। Now, at first, a women officer to take over the command of warship INS Trinket. So Trinket INS, it's a fast attack craft based on Western seaboard. So this is for the first time that women officer would assume command of a ship. Take an important step regarding the diversity and inclusivity of the Navy. Apart from we talk every day with regarding to the armed forces कि कैसे उसमें inclusivity जरूरत है, तो इसमें एक एग्जांपल। और औशिक, मुझे ये पूछना है कि त्रिंकट का कोई आप इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कि ये त्रिंकट नाम क्या शो करता है। बताओ, नहीं पता, आई हैव टू सर्च। ठीक है, तो बेसिकली जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहां पर एक स्मॉल आइलैंड का नाम त्रिंकट है, जिसके बिहाफ पे इसको रखा गया INS त्रिंकट। तो मैरीटाइम पेट्रोलिंग व्हीकल है ये, जिसको वुमेन जो है हमारी कमांड करेंगी। हम्म, ठीक है। त्रिंकत होता है माइथोलॉजिकल एरो विथ 3 एरो हेड, इसका नाम त्रिंकत। तो गाइडलाइंस आउट अगेंस्ट डार्क पैटर्न में डिस्कस कि क्या होता है। एक तरह से वो एक पैटर्न है, एक बिहेवियर एस्पेक्ट है जिसमें वो फोर्सफुली या फिर साइकोलॉजिकली हेल्प करता है लोगों को कि वो अब बाय प्रोडक्ट को बाई करे या लाइक करने में मदद करता है बाकी समय, तो उसको डार्क पैटर्न बोलते हैं।
तो फोर्स्ड एक्शन, फोर्स शेमिंग, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, इंटरफेस इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस, बेट एंड स्विच, ड्रिप प्राइसिंग। जैसे फेस फ्लिपकार्ट पे भी होता है ना कि देखिए 50% अभी ऑफर चल रहा है, खरीद लीजिए, डिस्गाइज इन एडवर्टाइजमेंट। जैसे फेमस था कि जो भी अल्कोहल का एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पे, वो भी डिस्गाइज एडवर्टाइजमेंट उसको बोलते हैं। कि बात बोलता है कैसेट सीडीज है, लेकिन सीडी कैसेट का नहीं रहता है, वो किसी और का रहता है, एक तरह से। तो ट्रिक क्वेश्चन, तो तो ये प्रेरणा सब आप इस टारगेट। ये सारे टर्म्स को लिख लेना। ये जो सास लिखा हुआ ना, बेसिकली दिस वाज द क्वेश्चन इन द 2022 प्रीलिम्स आल्सो। तो SaaS बिलिंग, तो आप ये सारे टर्म्स लिख देना। ग्लोबल साउथ नीड्स फाइनेंस टेक, सेज पीएम। बात यही है कि एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया शुड टेक अप द इशू ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंसिंग एंड ऑल्सो द वर्नेबल सेक्शन ऑफ द जो सोसाइटी है, अंडर डेवलप कंट्रीज में, अफ्रीकन हो गया या फिर एशिया हो गया या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हो गया, उसके बारे में बात करना एक इंडिया का कर्तव्य है। तो इंडिया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इंडिया ने इसको हेल्ड किया था टू टेक द लीडरशिप ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज और एम्पलीफाई द कंसर्न। तो उनका क्या कंसर्न है वे डिस्कस कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से इम्पैक्ट ज़्यादा होता है उनके ऊपर में, गरीब है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चाहिए उन्हें, और इक्विटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द लेबर्स लॉ और इंटरनेशनल स्फीयर में, मल्टीलैटरल रिफॉर्म चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए यूएनएससी में भी और बाकी सब इंस्टीट्यूशन में भी। और जो वेस्टर्न बायस है इन द इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा, उसके हिसाब से भी क्रेडिट एक्सेसिबल होना चाहिए और इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, उसके बाद होता है। तो क्लाइमेट फाइनेंस, तो इसमें बात किया है कि मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो वेलकम द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड, ट्रू है। और ये बात करते हैं न्यू कलेक्टिव गोल, पहले न्यू टारगेट ऑफ $100 बिलियन पर ईयर फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स, ग्रीन क्लाइमेट, क्लाइमेट फाइनेंस, सेकंड इज ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडेप्टेशन फंड, ये बात हुआ। And multilateral development banks would assure that they would be provide affordable finance, not just for developmental project but also for the climate action। तो जनरली बात करें तो तीन शब्द इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट फाइनेंस, ग्रीन क्लाइमेट फंड, अडेप्टेशन फंड एंड लॉस एंड डैमेज फंड। नागार्जुन सागर डैम, करुणा, इसके बारे में बताओ कि क्यों फेमस है। बेसिकली वो एक तरह से वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है और इट इज ऑन द कृष्णा रिवर। और बगल में नागार्जुना NSNTSR टाइगर रिजर्व जो है, वो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, प्रीलिम्स में पूछा भी था 2021 में, पूछा था ये। प्रवेश। हाँ, बेसिकली ये पूछा गया था। तो ये नागार्जुन सागर डैम ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट हायर कैपेसिटी वाला डैम है। तो बेसिकली इसमें सीन क्या है, ये कृष्णा रिवर के ऊपर है, लेकिन जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन है बेसिकली उसके बॉर्डर पे आता है। तो दोनों स्टेट जो है, मतलब अब जो पहले तो एक ही थे, लेकिन दोनों जो है आपस में इसके बाइफरकेशन जो वाटर है उसके लिए डिमांड करते हैं। तो बेसिकली अभी जो है कितना पानी रिलीज किया जाए, अगर तेलंगाना ज्यादा कर देगा तो आंध्रा में बाढ़ आ जाएगी। तो बेसिकली अभी जो इसकी जो पूरी मेंटेनेंस है और सिक्योरिटी है, दैट इज गिवन इन द हैंड्स ऑफ द CRPF, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके बाद जो आपने बात की उसे कि जो नागार्जुना सागर डैम है वो बेसिकली टाइगर रिजर्व के साथ में आता है। तो एक वो हो गया, और दूसरा कि वो कौन से हिल में है? नल्ला मला हिल है, उसी के अंदर में। नलामला। हाँ, हाँ। बस। तो यही बात है। ठीक।
आई और ऑन द अगर रेंज की बात करें तो पालीकोंडा रेंज, तो नलामला हिल्स और पालीकोंडा रेंज, ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स के लिए। और स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेट को कैसे कम करें, तो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दक्ष मिशन। इट इज टॉकिंग अबाउट डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। दोनों बात कर रहे हैं हिंदी क्लासेस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश क्लास को भी। वीक स्टूडेंट बिटवीन द क्लास 3 and 8 अक्रॉस द स्टेट, और एक टीचर 5 स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाएगा हु कैन नॉट रीड एंड राइट हिंदी एंड इंग्लिश फ्लुएंटली, और बेसिक उनको नहीं पता। तो हर एक टीचर पर सिर्फ 5 स्टूडेंट असाइन होगा। और 60,000+ स्कूल जो है पूरा बिहार में, वहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 5 लाख टीचर, इसमें 25 लाख बच्चों को एक पढ़ाएंगे इसके अकॉर्डिंगली। तो टक्स अच्छा एग्जाम्पल इसको लिख सकते हैं कि ये बेसिकली इंटरेक्शन है, हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट रिगार्डिंग। हाँ, लेकिन इसके कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, जैसे कि मतलब आप इतना ज़्यादा रिवेन्यू कहाँ से लाओगे, इतना इंफ्रा कहाँ से लाओगे, इतने टीचर्स की सैलरी कहाँ से लाओगे। ये ऐसा हो सकता है ना कि जैसी 1 घंटे से 6 घंटा पीरियड होता है, तो 1 घंटा सिर्फ वही बच्चा रहेंगे जो ड्रॉप आउट वाले बच्चे रहेंगे। ऐसे भी तो हो सकता है हर दिन, जरूरी थोड़ी हाँ, सेम। बेसिकली आप एक्स्ट्रा क्लास की बात कर सकते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास की बात हो सकता है। अगर 7-6 घंटा का क्लास हो रहा है ओवरऑल, 7वां घंटा हो इसका हो जाएगा। अलग से थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से नहीं चाहिए, ना स्टाफ चाहिए, ना कि उसी में हम्म। बस जोड़ सकता है। एल नीनो, ला नीना, फर्क और इससे क्या इम्पैक्ट होता है। आईएमडी बताता है हमेशा। आईएमडी यूज करता है एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और एक पुणे में एक इंस्टीट्यूट है जो हेल्प करता है प्रेडिक्शन में, जो विद रिगार्डिंग द वेदर्स। तो एल नीनो के कारण, ज़्यादा एल नीनो आने से इंडिया में इफेक्ट होता है वेदर कंडीशन, इरेटिक रेनफॉल होता है, कम होता है रेनफॉल क्योंकि ड्राई पीरियड ज़्यादा होता है। और ला नीना में रेनफॉल ज़्यादा होता है, मानसून पीरियड में ज़्यादा होता है वॉर। एल नीनो और ला नीनो में जो आपने अभी उसे बोला कि भाई एल नीनो के अंदर बारिश कम होता है, क्या इंडिया में कारण होता है इंडिया भाई? इंडिया इंडिया में हाँ, सिर्फ इंडिया में क्या कारण होता है? वही बोले ना कि अगर आप एल नीनो आता मतलब क्या हुआ, पेरू के अराउंड में आपका सी वाटर है, वो वार्म करंट वहां पर रुक जाता है, और ट्रेड विंड जो है, जो वेस्ट ईस्ट से वेस्ट मूव करते हैं, उनका एक तरह से वीकनिंग होता है एल नीनो के समय में। तो जो वाटर, जो वार्म वाटर था, सरफेस वाटर, वो फिर ईस्ट टू वेस्ट नहीं आ सकते, इस कारण वहीं पर रह जाते हैं, तो बारिश वहीं पर हो जाता है, तो फिर जो मॉइस्चर कम हो जाता है इसी कारण फिर इंडिया में कम होता है ओवर द ट्रेड विंड। ठीक है, तो बेसिकली लाल एल में नीनो उल्टा के होता है, अंदर जब हाँ, स्ट्रांग होता है ट्रेड एल विंड नीनो तब। के अंदर जो पेरू हम्म, रीजन है वहां पर हॉट करंट्स, इंडिया में कोल्ड करंट्स, और ला नीनो में इंडिया में हॉट करंट्स और पेरू में कोल्ड करंट्स। और जो हॉट एंड कोल्ड करंट होता है ना, इट इज रिलेटिव टू नेम ईच भी है अदर। एग्जैक्ट हॉट और वार्म करंट्स के। हाँ, हॉट नहीं, वार्म कोल्ड एंड कोल्ड करंट, हाँ। हाँ, हाँ, वो मतलब इनके एग्जैक्ट कोई और नेम भी है, मतलब एक तो हो गया साउथ पेरिवियन करंट हो हम्बुल्ट गया वो वार्म, हम्बुल्ट करंट हो गया, या फिर इंडिया में, नहीं इंडिया में तो कोल्ड करंट। मानसूनी नहीं, करंट वो तो बोलते हैं। अलग होते हैं ना उससे, वो अलग चीज है। हाँ, मैं सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में ही पूछ रही हूँ, जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे हाँ, यही करंट होगा बोलते जो हैं, कोल्ड वो करंट जो होगा जिसने उसका। बताया वो तो वो अलग ही तो चीज है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो गया, नहीं वो सब करंट हाँ, तो है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जो वार्म करंट जो कंसंट्रेटेड हो जाता है अराउंड द पेरू रीजन, क्योंकि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ना, वो वीकनिंग हो जाते, वीक हो जाते हैं, इसी कारण वो वार्म करंट को लेके नहीं आ सकते ऑस्ट्रेलिया तक। जब नहीं आते तो वहां पर बारिश वहीं पर हो जाता है हर, और मैं आपको पूरा तो लुक और इसलिए इनका नाम एग्जैक्ट। एल नीनो और ला नीनो करुणा, यू कैन स्पेसिफिकली। करेक्ट, आप ही बोल सकते हो। और ठीक है, वी कैन लुक आफ्टरवर्ड्स। couldn't tell voice, remembering top secret operation that took India to Antarctic in 1982। ये हुआ था। डायरेक्ट नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च इज इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन विथ रिगार्डिंग टू द पोलर रिसर्च, आर्टिक अंटार्कटिक दोनों के लिए। और हमेशा हम लोग बात करते हैं कौन सा स्टेशन का नाम है, तो गंगोत्री और हिमाद्री। तो हिमाद्री हिमालय हो गया, तो वो आर्टिक में, और बाकी जो है वो साउथ अंटार्कटिक में। नाम है इसका एक भारतीय, और भारतीय देश। भारतीय और गंगोत्री ऐसी वो भारतीय, देख लेना एक बार। तो भेजा गया था 1982 में एक बार, अंटार्कटिक में पहली बार।
अच्छा, तो अंटार्कटिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है फ्राइडे। इट इज और मार्किंग ऑफ द रिसर्च साइनिंग ऑफ द स्टेशन का नाम। अंटार्कटिक ट्रीटी। तो अंटार्कटिक ट्रीटी है क्या मानसी, अगर गेस करना होगा तो? क्वेश्चन पूछ दिया मेंस में। अंटार्कटिक ट्री की बेसिकली होगा कि आप एज अ ग्लोबल कॉमन जो एग्जिस्ट करता है, आप उसको सिक्योरिटी या मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते, और एनवायरमेंटली कंजर्वेशन के लिए उसके कंजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मतलब हम्म मेजर मेरे हिसाब से इसका सिक्योरिटी के हम्म। पर्सपेक्टिव से ही हुआ। तो इसे आपने बताया ट्रू है। पहला पॉइंट ये है कि जो ग्लोबल कॉमन है वो सबके लिए है, स्पेस सबके लिए, वैसे ही अंटार्कटिक सबके लिए। तो आप इसको मिलिट्री पर्पज से यूज नहीं कर सकते, न्यूक्लियर रिसर्च नहीं कर सकते वहाँ पर, ना ही कि आप जो मटेरियल मिनरल्स होगा, रिसर्च का मिनरल्स हो, मिनरल एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पर डंप नहीं कर सकते। तो प्रिस्टीन इन्वायरमेंट जो है अंटार्कटिक का, उसको बस सेफ एंड सिक्योर रखना ओवरऑल, और कोऑर्डिनेशन चाहिए हर एक कंट्री के लिए विद रिगार्डिंग टू द रिसर्च। यही है अंटार्कटिक का ट्रीटी 1959 में। और ऑपरेशन गंगोत्री हुआ था इसका नाम 1982 में। और जो स्टेशन है उसका नाम है हमारे का भारती। है ना? तो अंटार्कटिक में भारतीय हो गया, हिमाद्री हिमालय तो नॉर्थ में, तो इसलिए आर्टिक में हिमाद्री, तो नीचे भारती। अब ये पढ़ो, करो ना, इसको इंटरप्रेट करो फिर मानसी। देयर में बी टाइम्स व्हेन वी आर पावरलेस टू प्रिवेंट इनजस्टिस, बट देयर मस्ट नेवर बी अ टाइम व्हेन वी फेल टू प्रोटेस्ट। इसमें हम फार्मर्स प्रोटेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे अपने राइट्स के लिए वो खड़े हुए, जो उनका मोटिव था। मतलब इसको बाय वर्ड्स तो आई वोंट से कि जो फर्स्ट आप बोल रहे हो कि वी आर पावरलेस टू प्रिवेंट इनजस्टिस, देयर मे सो बी टाइम्स, लाइक हो हाँ, सकता है मे कभी बी कभी। टाइम हाँ। पावरलेस हो सकते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। हम्म, बट अगेन यहाँ पे सेकंड आप अगर बोल रहे हैं कि देयर मस्ट नेवर बी अ टाइम व्हेन वी फेल टू प्रोटेस्ट, मतलब अगर देयर इज इनजस्टिस सो वी हैव दिस राइट टू प्रोटेस्ट अगेन एज अ फंडामेंटल राइट ऑल्सो। सो मैनर ऑफ प्रोटेस्ट यहाँ पे हम वो डिबेट कर सकते हैं बाकी। एंड एक मैं बता। एग्जांपल हम्म हो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जो निर्भया रेप केस हुआ था, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर सकते हैं कि इट अपीयर्स टू बी ऐसी सोशल सिचुएशन हो जाती है कि वी माइट अपीयर टू बी पावरलेस। हम्म। और इसमें हम बात कर सकते हैं जो इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए थे, उसमें हम बोल सकते हैं कि दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि सिंस उस टाइम पे इंडिया के पास नहीं थे बट वी वर इन दैट स्टेज, हमने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किया एंड वी वर सक्सेसफुल आल्सो। एंड उसके बाद वेस्टर्न वॉल के लाइक उन्होंने प्रोटेस्ट किया या फिर उन्होंने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। सो इसको इस तरीके से हम ले सकते हैं। मैं दो इसमें ऐड करूंगा कि पहला है कि जो गुड टच होता है बैड टच होता है, ऐसे सिखाया जाता है बचपन में, मेल को भी और फीमेल को भी। तो बैड टच और गुड टच बताना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर सके, पावरलेस है लेकिन वो इनजस्टिस, लेकिन तभी वो प्रोटेस्ट कर सके कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर बच्चा में चाइल्ड ट्रॉमा होता है, उसमें भी आप प्रोटेस्ट कर सके, तो वो होता है। सेकेंड इज महात्मा गांधी का रोल इन द नेशनल मूवमेंट, कि कुछ कुछ जगह पे इनजस्टिस हुआ, वहाँ प्रिवेंट नहीं कर सके, फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन ऑफ इंडिया, लेकिन प्रोटेस्ट किए, वहाँ हर जगह घूमे, वो कलकत्ता से लेकर के हर जगह वो सत्याग्रह किए, लोगों को मोटिवेट किए कि मत मत एक दूसरे को काटो और मारो, मतलब बेसिकली। प्रवेश, यू कैन लास्ट एड, वी कैन मूव फॉरवर्ड। एक तो इंडिपेंडेंस वाला एग्जाम्पल आपने दिया, दूसरा मैरिटल रेप, तीसरा डाउरी बेस्ड डोमेस्टिक वायलेंस, उसके बाद जो आप बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है, उसका आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। और बस मोटे मोटे तो आप ये डाल ठीक। सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अब दुबई में बात कर लिए। इंपॉर्टेंट की टर्म्स में पेरिस पैक्ट 1915, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हर एक कंट्री का अपना अपना कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, उसके हिसाब से कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने हिसाब से करिए, लेकिन आप पोर्ट्रे करिए कि आप कर रहे हैं एक सही डायरेक्शन पे, वो बात होता है। फेज आउट फेज डाउन बात कर लिए, दोनों में क्या डिफरेंसेस है कोल का। फिर नेचुरल गैस इज लेस पॉल्यूटिंग, इंडिया को फेज आउट, इंडिया धीरे धीरे फेज डाउन कर रहा है, फिर फेज आउट हो जाएगा 2070 तक। चाइना 2060 में होगा, और बाकी डेवलप कंट्री 2050 के पहले होगा। तो ये ओवरऑल। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, फिर अ प्रीमेचर पावर, मानसी,
इंडिया को बोला गया, ऐसे कमेंट किया गया कि प्री मेच्योर पावर। क्यों? यहाँ पे क्या ऐसा स्पेसिफिकली बोल जो सकते हैं? हमें, हम्म। मतलब ये अगेन एक वेस्टर्न वर्ल्ड का परसेप्शन है, इसको नहीं बोल सकते कि प्री मेच्योर पावर है। मतलब इंडिया का वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू समथिंग इज डिफरेंट, ऑब्वियसली दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट, बट ये मैं बस इसको इतना ही बोलूंगी, वेस्ट का एक परसेप्शन है कि वो इंडिया को अगर बोल रहे हैं प्री मेच्योर पावर, सो इंडिया हमेशा रिस्पेक्ट करता है कि हम हमेशा डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, एंगेजमेंट टॉक्स के थ्रू चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, एंड डेफिनेटली हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं ह्यूमन राइट्स को। एंड अभी इस कॉन्टेक्स्ट में, खालिस्तान वाले इशू के कॉन्टेक्स्ट में भी इंडिया के ऊपर जो लाइक क्लेम्स किए गए हैं उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया ने कोई प्लान प्लॉट किया था टू किल इवन पन्नून, या फिर जो निज्जर किलिंग्स के अराउंड भी इंडिया के ऊपर एक्विजिशंस लगाए गए हैं। सो हमने हमेशा सपोर्ट किया है कि चाहे आप नाम की बात करो नॉन लाइन मूवमेंट में, तो हमने हमेशा मल्टीलेटरलिज्म एंड इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को ही फॉलो किया है। सो वी कांट से कि वी आर अ प्री मेच्योर पावर। आई विल ऐड ओनली 2 to 3 एरियाज कि इसमें प्रीमेच्योर पावर क्या, मैं बताऊंगा इसमें स्टार्टिंग में, कि कभी भी अपना हैंड्स मत खोल दो सामने में, या फिर आप कभी भी यू शुड बाइड योर टाइम, और फिर टाइम बताएगा कि आप सही में आप पावरफुल कंट्री है कि नहीं है। जैसे इंडिया कभी कभी बात करता है, कोई कोई लोग बात करते हैं कि अमृतकाल में पहुंच चुके हैं, विश्व गुरु बन चुके हैं। तो देखना है कि जीडीपी का पर कैपिटा है, पर कैपिटा जीडीपी बढ़ा है, क्या ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, क्या हम लोग का स्टेटस, ग्लोबल स्टेटस वो बढ़ा है। फिर धीरे 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 धीरे, जस्ट लाइक चाइनीज, जस्ट लाइक अमेरिकन, 19 19 20 सेंचुरी में। तो इंडिया लॉन्ग टर्म में एक रेस्पॉन्सिबल पावर बन सकता है, प्री मेच्योर तो नहीं बन, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक है और इंक्लूसिव है और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो राइट फ्रेज यहाँ पे यही होगा कि इंडिया, रादन सिंह की, इज अ प्री मेच्योर पावर, इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट पावर। Efforts to simplify legal language will empower citizens, undo colonial legacy. प्रवेश, शॉर्ट में इसको आप बताना कैसे वो एम्पावर करेगा और कॉलोनियल लेगेसी को कैसे कम करे। इसमें जो कॉलोनियल लीगेसी है बेसिकली ये वही बात कर रहा है कि किस तरीके से हमारे जो लॉज हैं, हमारा जो लीगल टेक्स्ट है, वो कॉलोनियल लीगेसी को दर्शाता है। हमारा जो सिस्टम है आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से इन्फ्लुएंस है। उसके बाद जो भी हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में है। अगर आप टॉप टॉप नॉच जुडिशरी की बात करें, वहाँ पर कोई प्लेस नहीं है हिंदी के लिए। दूसरा, जो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है बेसिकली उसके लिए भी आपको अलग अलग डॉक्ट्रीन, जैसे कि पिथ एंड सब्सटेंस, तो ये सारी जो है ब्रिटिश डॉक्ट्रीन्स हैं, उनकी सहायता लेनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये बात करें कि किस तरीके से जो इंडिया बेस्ड जो लीगल सिस्टम होगा वो इस कॉलोनियल लीगेसी से कहीं ना कहीं ऊपर उठाएगा, और मल्टीपल एरियाज में उठाएगा, ना केवल कानून में, ब्यूरोक्रेसी में भी। उसके बाद जो डिजिटल इंडिया कैंपेन की आप बात कर रहे हैं, लीगल लैंग्वेज, तो लीगल एम्पावरमेंट की बात ये कर रहा है कि किस तरीके से आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, उनमें जो इंडियन स्पेसिफिक डिमांड्स हैं वो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होंगी ठीक। और ओके। वो उस चीज़ को स्पीड अप करेंगे। तो इसमें बस 2 3 एरिया कि जो गरीब है, ट्राइबल्स है, वर्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको कैसे समझ में आएगा लीगालिटी। तो हमारा जो देश है वो एक लीगल हाई लीगल लेगेसी पर ही दिया गया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बना है, सुपर स्ट्रक्चर बना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बाकी सबका। तो लीगल इंटरप्रिटेशन शुड बी वेरी सिंपल इट, और लीगल लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में चेंज होना चाहिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं टाइप राइटिंग फॉर्मेट में, तो उससे इन नेशन का जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल ग्रोथ होगा, और बैरियर्स ऑफ लीगल जार्गन जो यूज होता है बात समझाने में वो कम होगा। आर्केक लैंग्वेज, पुराने लैंग्वेज को यूज किया जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ जो भी लिखा हुआ है तो वो आसान भाषा में समझ में आएगा। तो यही बात है। तो इंडिक अप्रोच है एक तरह से, एक्सेस टू जस्टिस। और ये ट्राइबल्स और पीवीटी की तो आप बात छोड़ो, आम आदमी को भी समझ नहीं हाँ आता है। केस। न्यू इंडिया न्यू डिप्लोमेसी, तो इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट कीवर्ड उठा सकते हैं। एक बार आप ये ले लो मानसी,
गुड न्यूज़ ऑन जीडीपी ग्रोथ। ओके, सो गुड न्यूज ऑन ग्रोथ क्या है यहाँ पे? थोड़ा आप इसको स्क्वीज कर दो औशिक, मेरे को कि पूरा आर्टिकल जो विजिबल हो जाए। ठीक है, ऐसे सो यहाँ पे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली वी आल्सो से कि यूएस इकोनॉमी का जो डेटा है वो इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस या इवन जो हमारे पॉलिसी मेजर्स है, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस है, उनको इम्पैक्ट करता है। तो वी आर सीइंग कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं दे आर वर्सनिंग स्पेसिफिकली यूएसए और यूरो रीजन में, जो अगेन हमारे ट्रेड ग्रोथ को और हैम्पर करेगा, बिकॉज अगेन जो डिमांड है गुड्स की वो और रिड्यूस हो जाएगी। तो बिकॉज कंज्यूमर सेंटिमेंट्स वीकन हो रहा है, और कंज्यूमर सेंटिमेंट इन कंट्रीज में वीकन क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे इंडिविजुअली इन कंट्रीज में एक तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, तो लोगों की जो इनकम है दैट इज लाइक स्पेसिफिकली जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कंसर्न्स बहुत ज्यादा रेज हो रहे हैं। सो उसकी वजह से वी कैन सी कि एक्सपोर्ट डिमांड वुड बी स्लोइंग डाउन, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर सीइंग कि इंटरेस्ट रेट्स जो हाई लेवल पे चल रहे हैं बिकॉज ऑफ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। दैट इज बिकॉज की इन्फ्लेशन हाई लेवल पे, तो इन्फ्लेशन अभी इतना ज्यादा हम सक्सेसफुली कंट्रोल नहीं कर पाए। स्टिल फूड इन्फ्लेशन ज्यादा वॉलेटाइल है। तो मेजर इकोनॉमीज दे हैव विटनेस फर्दर टाइटनिंग ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस, एंड ये एक्सपेक्टेशंस भी है कि आने वाले टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी को और ज्यादा टाइटन किया जा सकता है, मतलब इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज हो सकते हैं। और उसके साथ अगेन इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है फिर वो और ज्यादा वॉलेटाइल और ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएंगे, वो बिकॉज जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है। सो ये ट्विन मेजर फैक्टर्स है जो अगेन हमारे इकोनॉमिकली अभी ऑफ कंसर्न है। एंड ग्लोबल ट्रेड हमने बात कर दी है हेडविंड्स। सो इंडिया अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है विद द कंट्रीज, वी आर अगेन फोकसिंग मोर अपॉन विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। वहां पे वी सी देयर इज मोर पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ एज फार एज द ग्लोबल ट्रेड इज कंसर्न्ड, एंड उसमें भी हम बात कर रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर हम ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ दी current FTAs are different from the previous FTAs that India has signed with Japan and South Korea. So मैन्युफैक्चरिंग में भी द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स दे आर डिक्लाइनिंग। सो आज हमने वैसे ऑल दो बात करी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात करी, सो वो डोमेस्टिकली वो शो कर रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो इंडिकेटर्स है थोड़े लाइक वॉलेटाइल ही रहते हैं, क्योंकि ये मंथली बेसिस पे हमें इनके फिगर्स मिलते हैं। सो मिडिस्ट ऑल दिस इंडियन ग्रोथ स्टोरी रिमेन्स अ बीकन ऑफ होप। सो ओवरऑल इंडिया की जो डोमेस्टिक सेक्टर की ग्रोथ है वो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमारा ग्रोथ मोमेंटम अभी स्ट्रॉन्ग है। okay. Now coming to the next article. It is talking about India's diplomacy. तो कीवर्ड्स इन दिस 1971 वॉर में बांग्लादेश के साथ वॉर हुआ था, तो इसका इंटरवेंशन किया गया था मालदीव्स में टू प्रिवेंट द कूप 1998 में। 1998 में फिर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण राजस्थान में अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। G20 डिक्लेरेशन हाल फिलहाल में इंक्लूड किया गया अफ्रीकन यूनियन को। फिर इंडिया का जो पॉलिसी रहा है चाइना के साथ वो बेसिकली म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो एक वर्ड है, इसको ले सकते हैं म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। द इंडिया फॉलो द पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दैट इज बैलेंसिंग यूएस एंड इन चाइना, चाइना एंड रशिया, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन, इसराइल एंड पैलेस्टीन, अरबिक सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ईरान। तो ऐसे करके बैलेंस करता है इंडिया। दोकलाम ट्राई जंक्शन में इशू हुआ था 2017 में, 2020 में फिर चाइना के साथ इशू हुआ था लद्दाख में, लेकिन तब भी एक एक्टिवली डिप्लोमेसी चला। फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग अभी हाल फिलहाल में